हेलो गाइस। सो थर्मोडायनेमिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन क्यूपी एंड क्यूबी। अभी क्यूपी एंड क्यूबी क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके गाइस, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्यूपी एंड क्यूबी क्या है। उसके पहले हम लोगों को जो चेंज इन एंथैल्पी वाला एक्सप्रेशन था एट कांस्टेंट प्रेशर वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो हम लोग लिख देते हैं। सो एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। हम लोगों ने एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए डिस्कस किया था। वो एक्सप्रेशन आ गया था गाइस हमारा कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारा एक्सप्रेशन था गाइस चेंज इन एंथैल्पी का लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद गाइस हम लोगों ने ये बोला था कि जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। याद है हम लोगों ने चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस देखा था। हमें ये बात पता चल गई अभी कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में फ़र्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है प्रोसेस कौन सी है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि जब आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, मतलब अगर आप सिस्टम को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हो और अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो उस केस में आप जितना कितना हीट ऐड करोगे वो सारा का सारा हीट बेसिकली आपका माना जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब हम लोगों ने एक बात जानी थी कि QV इज इक्वल टू डेल्टा यू, याद है आपको। उसी तरह हम लोगों ने आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ये जाना था कि अगर आप किसी रिएक्शन को, किसी सिस्टम को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट ले जा रहे हो और अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाते टाइम जितना कितना आप हीट ऐड करोगे उसको हम लोगों ने QP बोला था, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका वैल्यू डेल्टा H के इक्वल आ गया था। ये याद होना चाहिए हमको, ठीक है ना गाइस। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये हमें आज जानना है, ठीक है गाइस। तो हम लोग मदद लेंगे हमारा कल वाला एक्सप्रेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक सवाल देखते हमारे डे टू डे लाइफ में। मान लो अभी सबके घर में रोज मॉर्निंग को मिल्क आता है, तो आप उस मिल्क को ना गर्म करते हो, पॉस्चराइज करते हो क्योंकि वो स्पॉइल ना हो। तो हम लोग मान लो एक कंटेनर में उस मिल्क को डाल देते उबालने के लिए, ठीक है। अब मिल्क को हम लोगों ने उबालने के लिए डाल दिया, गैस के ऊपर हम लोगों ने रख दिया। अभी गाइस मान लो रोज आपके घर में 1 लीटर दूध आ रहा है, रोज 1 लीटर मिल्क आ रहा है आपके यहाँ पे। मान लो किसी दिन आप आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो आपको ही दूध उबालना है, तो आप लोगों ने रख दिया और आपने सोचा चलो हम लोग टाइम मेजर कर दें कि इसको कितना टाइम लगता है उबालने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इस कंटेनर के ऊपर कुछ रखा नहीं, मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो हम लोगों को दूध उबालने के लिए लगे 5 मिनट। तो 5 मिनट तक हम लोग हीट देते रहे इसको, 5 मिनट तक हम लोग हीट देते रहे। तो 5 मिनट तक हम लोग हीट देते रहे। मान लो हम लोगों ने कुछ ना कुछ हीट मेजर किया होगा। आपकी जो गैस की स्पीड है वो कांस्टेंट है, आपको दूध उबालने के लिए 5 मिनट लगे। सेकंड डे गाइस आपने क्या किया, अभी यही 1 लीटर दूध ही, इस 1 लीटर दूध को आप फिर से उबालने के लिए रख दिया, बट इसके ऊपर आप लोगों ने ना कवर लगा दिया। मान लो कोई डिश वगैरह रख दी ताकि ये पूरा पैक हो सके। अभी जब आप लोगों ने कुछ डिश ऊपर रख दी कंटेनर के ऊपर, अब आप दूध को उबाल रहे हो, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि यार ये तो 3 मिनट में ही दूध उबल गया, 3 ही मिनट लगे। तो ऐसा क्यों? तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर आप नोटिस करोगे गाइस, ये दूध जब आप उबाल रहे हो तो इस केस में गाइस आपका सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट तो चला गया, क्योंकि पहले जो दूध था वो उबले हुआ नहीं था। 5 मिनट बाद तो दूध आपका उबल गया, ठीक है। तो सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गया। तो ड्यूरिंग दिस चेंजेस गाइस आपका प्रेशर कांस्टेंट था, तो इस वाले केस में प्रेशर आपका कांस्टेंट था। ये जो ऊपर से प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट था। बट इस केस में गाइस देखिए, आप जैसे जैसे दूध उबाल रहे होते तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बरोबर, ठीक है ना। तो इस केस में तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना, तो प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट,
इस केस में प्रेशर कांस्टेंट था, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं था। तो एक बात यहाँ से पता चली हमको कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तब सिस्टम को हमें एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर हमको जाना है, प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा, सिस्टम को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट हम ले जाएंगे तो हमको ज़्यादा हीट लगता है। इस केस में हीट कम लग रहा है, देखो ना, कम एनर्जी लगी हमको, यहाँ पे ज़्यादा लगी। अब ये क्यों ज़्यादा लगी हम लोग ये वाले प्रोसेस से भी समझ सकते हैं। ये तो हमारे डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल था। हम लोग प्रेशर कुकर की भी बात ले सकते हैं। गाइस, प्रेशर कुकर में अगर आप किसी फूड को उबालोगे, किसी फूड को पकाओगे, तो प्रेशर कुकर में आपको कम हीट लगती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ते जाता है। बट वही अगर आप खुले बर्तन में अगर आप कोई किसी फूड को अगर आप पकाओगे तो आपको ज़्यादा हीट लगती है, मतलब ज़्यादा देर आपको गैस चलाना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेशर कुकर में हीट कम लग रही है, वेयरएज वो खुले बर्तन में आपको ज़्यादा हीट लग रही है अगर फूड को आपको पकाना है तो ऐसा क्यों? ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये वाली चीज़। हम लोग इसको थियोरेटिकली या तो फिर एनालिटिकली जान भी सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करेंगे जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग एक बात कंसिडर कर लेते कि रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में होगा और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, सो कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट बट गैसियस स्टेट में होना चाहिए, वो is converted into प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो वो रिएक्शन लिख देंगे हम लोग। वो रिएक्शन है गाइस ए, जो कि गैसियस स्टेट में, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, जो भी गैसियस स्टेट में। ठीक है, बट हमको एक बात ये कंसिडर करना है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन था चेंज इन एंथैल्पी वाला, ये गाइस हमारा कांस्टेंट प्रेशर के लिए था। तो हम लोग ये जो रिएक्शन हो रहा है, वैसे तो केमिस्ट्री में ज्यादातर केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे ही होते हैं, तो ये भी हम लोग करेंगे कि कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रहा है बट वो कांस्टेंट प्रेशर में रिएक्शन हो रहा है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर बोल देंगे हम लोग, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट प्रेशर में कोई एक रिएक्शन हो रहा है ए गैसियस स्टेट में, जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है जो कि गैसियस स्टेट में, बट प्रेशर कैसा है गाइस? कांस्टेंट। अभी हम लोग कुछ बातें कंसिडर कर लेंगे। वो बातें देखो, क्या आपका ये जो ए है मतलब रिएक्टेंट है, इनिशियली इसके कुछ ना कुछ मोल होंगे जिसको हम लोग N1 से डिनोट करेंगे, और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जो कि हम लोग V1 से डिनोट करेंगे। देखिए गाइस, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या तो फिर कोई भी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रही हो, तो आपके नंबर ऑफ मोल चेंज होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट हम लोग अभी N1 मान के चलते हैं कि मोल ऑफ रिएक्टेंट, और V1 होगा इस जो भी रिएक्टेंट होगा आपकी सिस्टम जब इनिशियल स्टेट में होंगी तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग V1 मान के चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर भी हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। सो मैं बोल देता हूं, लेट N1 एंड V1 बी द नंबर ऑफ मोल and volume respectively of reactant of react। चलो N1 और V1 बोल देंगे हम लोग मोल्स और वॉल्यूम है किसका? रिएक्टेंट का। वाइल प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके मोल कुछ ना कुछ बदल रहे हैं, हम लोग N2 मान के चलते हैं, और उसका वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ बदल रहा है, हम लोग V2 मान के चलते हैं। वाइल N2 and V2 be the number of mole and volume respectively of product B। ठीक है गाइस, ये हम लोगों ने कंसिडर कर दिया। देखिए हमको करना क्या है, फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। हमें रिलेशन जानना है QP और QV में, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। QP होता है अमाउंट ऑफ हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, QV होता है अमाउंट ऑफ हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल लिया था प्रेशर कुकर वगैरह, तो यहां से तो हमें पता चल गया
कि कांस्टेंट प्रेशर अगर रखोगे आप तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ता है किसी सिस्टम को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए। बट अगर आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखते हो तो सिस्टम को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको कम हीट लगेंगी। ये हम लोगों ने तो जाना, यहाँ पे देख लेते हैं कितना होता है, मतलब एनालिटिकली बात करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो ये तो मान लिया हम लोगों ने। अभी गाइज हमें एक बात पता है कि कोई भी अगर आपके पास आइडियल गैस होता है तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, अगर आपको याद होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते टाइम इसकी बिल्कुल जरूरत गिरती है हमें। कोई भी अगर आइडियल गैस होगा आपके कंटेनर में तो उस आइडियल गैस के लिए हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। ठीक है, सो फॉर आइडियल गैस वी हैव PV इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अभी यही आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग रिएक्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे और ये आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सो फॉर रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, PV1 इज इक्वल टू N1RT। अभी सर आपने P1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों ने पहले बोल दिया कि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे सारे चेंजेस करना है, तो P1 P2 ऐसा कुछ आएगा नहीं, सिर्फ P रहेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम बदल रहा है इसलिए हम लोगों ने V1 नाम दे दिया, नंबर ऑफ मोल बदल रहा है इसलिए N1। R तो गैस कांस्टेंट होता है गाइस, और हम लोगों ने टेम्परेचर भी कांस्टेंट माना, इसलिए मैं इसको देख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग रिएक्ट प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे। सो फॉर प्रोडक्ट B ये इक्वेशन आ जाएगा PV2 इज इक्वल टू N2RT। इसको इक्वेशन बोल देते हैं सेकेंड। ठीक है गाइस, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर डालेंगे, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हमें करना है। चलिए करते। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा, PV2 माइनस PV1 बन जाएगा N2RT माइनस N1RT। चलिए दोनों में P कांस्टेंट है तो P को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा V2 माइनस V1। यहाँ पे R और T दोनों कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेंगे तो बचेगा N2 माइनस N1RT। ठीक गाइस, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ये तो चेंज इन वॉल्यूम होता है, ठीक ना। फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल ये तो चेंज इन मोल हो जाएंगे RT। तो गाइस हमें यहां से एक बात पता चली कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एन RT। तो ये P डेल्टा V की वैल्यू हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा गाइस हमारा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये वाला इक्वेशन है पहला। तो P डेल्टा V की जगह हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा NRT, तो हम लोग इसकी जगह डाल देंगे डेल्टा NRT। ये चेंज इन एंथैल्पी का इक्वेशन हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आता है, ये दूसरा एक इक्वेशन है। बट गाइस हमको ये बात पता है, बट हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें एक बात पता है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर में हीट ऐड करोगे किसी सिस्टम में तो वो जो हीट होता है, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा H, एज वेल एज हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी सिस्टम में आप हीट ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वो भी हमें पता है QV होता है और उसका वैल्यू डेल्टा U के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग डेल्टा H की जगह QP डालेंगे और डेल्टा U की जगह QV डालेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा गाइस, QP इज इक्वल टू डेल्टा U की जगह QV प्लस डेल्टा NRT। तो ये इक्वेशन हो जाएगा गाइस हमारा। और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि देखो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप हीट ऐड करोगे और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट ऐड कर रहे हो तो देखो दोनों में से कौन सी चीज़ बड़ी है गाइस। अगर मान लो QP की वैल्यू किसके इक्वल टू है, देखो QP इज इक्वल टू QV प्लस समथिंग। अगर QV में आप कुछ डालोगे वो दोनों का एडिशन मिला कि QP होता है, तो यहां से तो एक ही बात समझ में आ रही है कि QP जो होता है QP वो QV से बड़ा होता है। इसलिए गाइस हम खुले बर्तन में अगर कोई चीज़ पकाते हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर में होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट जब हम ऐड करते हैं वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम में आप हीट ऐड करोगे।
इसलिए QP इज ग्रेटर देन QV होता है। ठीक है, एनीवे वो तो हमारा डे टू डे लाइफ का एक सवाल था, वो हम लोगों ने इससे सॉल्व किया, बट हमारे पास एक काम का फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा एन RT। दिस इज द रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। अब इसके ऊपर से हम लोग 2-4 पॉइंट भी जनरेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। जैसे एक पॉइंट हम लोग जनरेट कर देंगे यहाँ पे, केस 1। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। मान लो गाइस आपने इस वाले केमिकल रिएक्शन के ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट किया। मान लो जब आपका केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है तो हम लोगों ने क्या बोला, N1 और N2 ये थे मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मान लो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बट नंबर ऑफ मोल में कोई चेंजेस ही आए नहीं। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपने रिएक्टेंट के 5 मोल लिए और उसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के भी 5 मोल ही जनरेट हुए, तो ये वाला केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल का चेंज कितना है, 0। मतलब पहला केस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ मोल मतलब इनिशियल मोल और फाइनल मोल सेम है। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू कितना होगा गाइस, 0, क्योंकि कोई मोल चेंज ही नहीं हुए। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होंगी तो इसको अप्लाई करो, डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 होंगी तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा गाइस, QP इज इक्वल टू QV। QP इज इक्वल टू QV। तो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट कब, जब चेंज इन मोल 0 होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। आई बात समझ में गाइस? सो नंबर ऑफ मोल में अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो QP इज इक्वल टू QV। और हम लोग QP को कौन से भाषा में डिस्कस कर सकते हैं, डेल्टा H। QV को कौन से भाषा में डिस्कस करते हैं, डेल्टा U। मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। कल मैंने आपको बताया था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U कब होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। आज एक दूसरी भाषा कि जब नंबर ऑफ मोल 0 होंगे तब भी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हो सकता है। तो फिर QP इज इक्वल टू QV। ठीक है, सेकंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड केस, मान लो कि आपका रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है। मतलब N1 आपका ज्यादा है N2 से। ये भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट के मोल आप मान लो 5 लिए तो प्रोडक्ट में आपको 3 ही मोल मिल रहे हैं, 2 ही मोल मिल रहे हैं, हो सकता है। अब गाइस कोई इसको गलत वे से लेता है। गलत वे से मतलब मान लो एक कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने मैं लिख देता हूं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अब ये कोई केमिकल रिएक्शन है। स्टूडेंट ये पूछते हैं सर केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस होती है, तो इधर के नंबर ऑफ एटम और इधर के नंबर ऑफ एटम तो सेम होते हैं, आप अलग कैसे क्या बोल रहे हो? गाइस यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल किसे कहते हैं और नंबर ऑफ एटम किसे कहते हैं, आओ समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 5 है, क्लोरीन के एटम 5 है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन के एटम 5 होना चाहिए। इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस बोलते हैं। बट PCl5 कितना लिया आपने, 1 2 3, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसका मतलब होता है PCl5 आपने 1, मतलब 1 मोल रिएक्टेंट के कितने मोल है, 1। अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो Cl2 कितना है, 1, PCl3 कितना है, 1, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे 1 ही मोल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल थोड़ी ना सेम है। तो कभी कभी रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे, कभी कभी कम होंगे प्रोडक्ट से, कभी कभी इक्वल भी होंगे। ये तीनों केसेस हमें डिस्कस करना है। तो मान लो हम लोगों ने ये केस डिस्कस करके N1 इज ग्रेटर देन N2। अब गाइस N1 इज ग्रेटर देन N2 है, तो मुझे बताओ डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी या निगेटिव आएंगी? अब डेल्टा N क्या होता है, N2 माइनस N1। किसी भी सब्ट्रैक्शन में अगर ये चीज बड़ी होती है, ये चीज छोटी होती है, तो हमारा इस सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो डेल्टा N की वैल्यू क्या आ गई गाइस, नेगेटिव। तो अगर डेल्टा N नेगेटिव आता है गाइस, तो मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला चेंज होकर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव है। तो मुझे बताओ QP ज्यादा होगा या QV? अगर QP की वैल्यू देखोगे आप तो ये QP की वैल्यू हो जाएंगी, QP इज इक्वल टू QV माइनस डेल्टा N RT। तो अगर QV में से कुछ निकालोगे तब जाके QP मिलेगा। इसका मतलब QP छोटा है QV से। आपको बात समझ में आ रही है? QP की वैल्यू देखो कैसे आ रही है, इज नॉट इक्वल टू QV। हाँ, QP इज इक्वल टू QV माइनस समथिंग, मतलब QV से कुछ निकालोगे तब जाके QP मिलेगा, मतलब QP छोटा है QV बड़ा है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि QP छोटा है QV से। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की लैंग्वेज में डेल्टा H छोटा है डेल्टा U से। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट गाइज,
केस 3, अगर आपका N1 जो होगा वो छोटा होगा N2 से, तो डेल्टा N की वैल्यू गाइस पॉजिटिव मिलेंगी। ये सब्सट्रैक्शन देख लेना, N2 माइनस N1। अगर N2 बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका सब्सट्रैक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर सब्सट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा तो ऑफकोर्स QP बड़ा होगा QV से, क्योंकि डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। QP में QP की वैल्यू अगर आप देखोगे तो QV प्लस समथिंग, QV प्लस समथिंग, इसका मतलब QP बड़ा है, इसलिए QP इज ग्रेटर देन QV। एंथैल्पी के लैंग्वेज में आप लिख सकते हो डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा। तो ये इस वाले पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप इसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, बट फिलहाल हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े नहीं, आगे जाके पढ़ने वाले। गाइस एक्सोथर्मिक इस वाले केस से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक। बट फिलहाल आपको हमको पता नहीं एक्सो एंडो क्या होता है, हम जब सीखेंगे तब हम लोग इसको लाएंगे। तो गाइस ये वाली चीज़ें जो है वो लर्न करने की नहीं है, आप जितना लर्न करोगे उतना थर्मोडायनामिक्स बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। आप टॉपिक को समझ लीजिए, आपके डे टू डे लाइफ में के कोई एग्जाम्पल को उठा के उसको समझ लीजिए, जैसे मैंने प्रेशर कुकर का भी एग्जाम्पल बताया, और आप खुद टाइम पे जनरेट करना सीखिए कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, तब जाके ये टॉपिक आप फील कर सकोगे, समझ सकोगे ठीक से, और आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगेगा नहीं। तो हमारा बस एक ही पॉइंट था आज का, रिलेशन बिटवीन QP एंड QV, जो कि हम लोगों ने जनरेट किया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इसके ऊपर हम लोगों ने 3 केस बनाए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर नंबर ऑफ मोल किस तरह से चेंज होते तो ये वाले, तो इसके ऊपर से हम लोग ये सारे कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ठीक से आप प्रैक्टिस करिए, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।